उम्मीदों भरे पैर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। तो शुभ समाचार में सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्र रक्षा और शक्ति पूजा की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री बीकानेर में करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ वे जवानों से भी मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली राजस्थान यात्रा है, जहां से वो देश के दुश्मनों को सीधा और साफ संदेश दे देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। रामनगरी अयोध्या से राम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है। राम मंदिर में जल्द राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसके अलावा राम मंदिर में बने कई छोटे छोटे मंदिरों में भी बड़े बड़े कई आयोजन होने हैं। रामनगरी से आया हर अपडेट होगा जल्द आपके सामने। बिल्कुल, देखिए गीतिका, बात मौसम के ऊटपटांग मिजाज की भी करेंगे। बीती शाम दिल्ली से लेकर आगरा तक तेज हवाओं का दौर लगातार चला। इतना तेज आंधी तूफान आया कि दिल्ली समेत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों तक इसका असर देखने को मिला। लेकिन आंधी तूफान की वजह से पारा 47 से सीधा 37 डिग्री तक पहुंच गया। तो आगे कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, बताएंगे आपको आज। तो जंगल प्रेमियों को खुश करने वाली खबर भी आपके सामने होगी, क्योंकि गुजरात में एशियाटिक लायन की संख्या में इजाफा हुआ है। इस बार शेरों की संख्या 891 हो गई है, जबकि 2020 में यहां शेरों की आबादी 674 थी। कभी गायब होने की कगार पर पहुंचे एशियाई शेरों का कुनबा साल दर साल कैसे बढ़ता गया, ये भी आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ देखिए, शुभ समाचार में हम आपको महावत विलेज की सैर पर भी लिए चलेंगे। क्यों खास है यह महावत विलेज, ये भी आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि हाथियों की देखभाल करने वाले महावतों की इस गांव में आखिरी इसकी चर्चा हो क्यों रही है। लेकिन तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी शक्ति के सबसे बड़े धाम यानी करणी माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस यात्रा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी भजन लाल शर्मा भी शामिल होंगे। ये यात्रा न केवल धार्मिक नजरिए से बहुत खास है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत खास हो जाती है, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत पाकिस्तान की सरहद पर मौजूद बीकानेर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां जग प्रसिद्ध देशनोक स्थित श्री करणी माता मंदिर में दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी देशनोक से देश के विभिन्न राज्यों की करीब 26,000 करोड़ रुपए की दर्जनों विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि करणी माता मंदिर बहुत खास है। करणी माता को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। करणी जोधपुर और बीकानेर के राज परिवारों की कुलदेवी भी हैं। करणी माता मंदिर आस्था, परंपरा और अद्भुत भक्ति का ऐसा संगम है जो हर किसी को चौंकाता भी है और मोहित भी करता है। मां दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है। करणी माता भी मां दुर्गा का ही रूप है। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक के करणी माता मंदिर से जवानों की गहरी आस्था जुड़ी है। मान्यता है कि जवान पोस्टिंग से पहले मां के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार किसी शक्ति धाम पहुंच रहे हैं। करणी माता के मंदिर से कई विशेष मान्यताएं भी जुड़ी हैं। राजस्थान के देशनोक में मां का ये शक्ति धाम स्थित है। करणी माता को मूषक मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में चूहे मौजूद हैं। करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा ने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में करवाया था। बिल्कुल गीतिका, देखिए इस मंदिर से एक और दिलचस्प मान्यता जुड़ी हुई है। वो ये कि मां को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को पहले चूहे खाते हैं और उसके बाद जो है उसको बांटा जाता है, यानी मूसक की विशेष यहाँ पर पूजा की जाती है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में बीकानेर पहुंचने वाले हैं और बीकानेर के एयरफोर्स नाल हाईवे पर
वो अब प्रधानमंत्री वायुसेना के जवानों से मुलाकात करेंगे। ये वही एयरबेस है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से निशाने बनाने की नाकाम कोशिश की थी। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी देशनोक में मौजूद करणी माता के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे और करणी माता को शक्ति देवी, योद्धाओं की देवी माना जाता है। देखिए। आस्था, परंपरा और अद्भुत भक्ति का एक ऐसा मंदिर जिसमें राजस्थान के रणबांकुरों की है गहरी आस्था, जहां हर रविवार को बड़ी संख्या में सैनिक माता करणी के दर्शन पूजन करने जुटते हैं। जिस मंदिर में हजारों की संख्या में मौजूद है चूहे, जहां भक्तों में बांटा जाता है चूहों का जूठा प्रसाद। राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित माता करणी का ये वही मंदिर है जहां अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे। माता करणी का दर्शन पूजन और आरती करेंगे, देश की सुरक्षा और विजय की कामना करेंगे। करणी माता को शक्ति की देवी, योद्धाओं की देवी माना जाता है, विजय का प्रतीक माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला राजस्थान दौरा है। यहाँ से बेहद करीब भारत पाकिस्तान सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भारतीय सेना ने जमींदोज कर दिया था। और अब पीएम मोदी का यहाँ का दौरा देश के दुश्मनों को सीधा संदेश देने वाला माना जा रहा है। शक्ति की देवी, योद्धा की देवी, विजय की देवी मां करणी माता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास अवस्थित इस मंदिर में सुबह 10 बजे 22 मई को दर्शन के लिए पधार रहे हैं। करणी माता के मंदिर ये गुफा है। गुफा के अंदर माता विराजमान होती हैं और उनके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। खास करके जो बॉर्डर पर सैनिक रहते हैं वो सैनिक बड़ी संख्या में रविवार को यहाँ पर आते हैं और ठीक यहीं से करीब 40-50 किलोमीटर दूर बॉर्डर के उस पार बहावलपुर है, जहां पर जैश का हेडक्वार्टर था जैसे मोहम्मद का, जिसे भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया। लाल एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी की सैनिकों से मुलाकात इसलिए भी अहम है कि भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान पाकिस्तान ने इसी लाल एयरबेस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी। एयरबेस को ड्रोन से तबाह करने का झूठा ढिंढोरा पीटा था। लेकिन अब यहाँ पर पीएम मोदी की मौजूदगी जवानों का मनोबल तो बढ़ाएगी ही, पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर देगी। आ रहे हैं, हमारे करणी माँ की कृपा हुई तो हमारे यहाँ मोदी जी आ रहे हैं। बहुत बधाई जी, हमारे बीकानेर में आ रहे हैं मोदी जी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। माता की कृपा हुई तो बहुत अच्छी बात है। माता जी के दर्शन करने आए और यहाँ की क्या व्यवस्था है वो सब देखने के लिए आए। करणी माता का ये मंदिर करीब 600 साल पुराना बताया जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु और सैलानी यहाँ आते हैं, खासकर नवरात्र के मौके पर। मान्यता है कि करणी माता स्वयं माँ दुर्गा का अवतार है। करणी माता को योद्धा की देवी और शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। करणी माता जोधपुर और बीकानेर के राज परिवारों की कुल देवी भी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक करणी माता ने विवाह के बाद सांसारिक जीवन को त्याग कर कठोर तपस्या शुरू की और करीब 151 वर्षों तक जीवित रही। उनके चमत्कारों और आशीर्वाद की अनेक कथाएं राजस्थान में प्रचलित है। मंदिर की महिमा तो अब आप देख ही रहे हो, ये काबों का महिमा ही है। सबसे बड़ी महिमा तो यह माँ की यही है। जो चूहों के रूप में दिख रहे हैं, ये चूहे नहीं है, ये काबे हैं। ठीक है। काबा ही नहीं क्यों कहा जाए? काबा करणी जी के ही वंशज है। ठीक है ना। करणी जी के जो पुत्र थे, छोटे पुत्र लाखन जी, वो क्या है कि कोलायत स्नान करने के लिए गए थे। वहाँ उस सरोवर में डूब के एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए। तो करणी जी की पुत्र वधु ने, मतलब लक्ष्मण लाखन जी की धर्म पत्नी ने माता जी को कहा कि भाई आप लोगों को जिंदा करते हैं, लोगों को दुख करते हैं, और आज आपका खुद का बेटा है, वो आप स्वर्गलोक सिधार गए हैं, आप उनको लेके आओ। माता जी ने कहा ये विधि का विधान है बेटा, आप ऐसा जिद मत करो। उन्होंने जिद कर लिया। तो पता ही है त्रिहाट क्या होता है। तो फिर माता जी ने इसी गुफा में माता जी ने सह शरीर 151 साल माता जी खुद सह शरीर यहाँ तपस्या की थी। माता जी यहाँ रहे थे इसमें। इसी गुफा में अंदर बैठ के फिर ये उस गुफा का दरवाजा बंद करके धर्मराज जी के पास गए थे और धर्मराज जी को बोला कि भाई मैं अपना पुत्र वापस लेने के लिए आई हूँ। धर्मराज जी ने बोला माता जी ये तो सिस्टम ही
बिगड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसा तो विधि के विधान में ही नहीं है कि भाई यहाँ धर्मराज के यहाँ आया हुआ है कोई वापस मृत्युलोक में जाए। तो करणी जी ने कहा भाई किसी की मान लेने के लिए भी आई है क्या आई तो नहीं है, तो मैं तो आई हूँ और मैं लेके जाऊंगी मेरा। तो फिर करणी जी ने अपने पुत्र को वापस जिंदा किया और यहाँ लेकर के आए और धर्मराज से उसी दिन माता जी ने वादा किया कि मेरे जो वंशज हैं देपावत परिवार से हैं वो आपके यहाँ नहीं आएंगे, मैं मेरी स्वर्ग नरक की व्यवस्था यहीं कर दूंगी। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये दौड़ते घूमते फिरते ये जो काबे हैं ये माता जी के ही वंशज हैं। मंदिरों में हजारों की तादाद में चूहों की मौजूदगी को भी आज भी मां की महिमा से जोड़कर देखा जाता है। इन चूहों को करणी माता के संतान के रूप में देखा जाता है। इन्हें काबा कहा जाता है। बताया जाता है कि सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे मां करणी की आरती के दौरान चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। पहले प्रसाद चूहों के सामने रखा जाता है और जब उसे वो चख लेते हैं तभी वो प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। श्रद्धालु इस प्रसाद को अमृत मानकर ग्रहण करते हैं। मान्यता ये भी है कि पूजा के दौरान भक्तों को अगर सफेद चूहा दिखाई दे जाता है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बीकानेर के देशनोक से शरद कुमार, गुड न्यूज टुडे। बीकानेर की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ शक्ति की पूजा करेंगे बल्कि देश के जाबाज सैनिकों की हौसला अफजाई कर उनसे साहस का संचार भी करेंगे। करणी माता मंदिर में शक्ति की पूजा करके देश के दुश्मनों को सीधा संदेश देंगे। साथ ही वहां हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का विकास की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पाकिस्तान सीमा के पास बीकानेर आ रहे हैं तो इसके कई मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शक्ति की पूजा करके पाकिस्तान को भी एक संदेश देना चाहेंगे और एयरफोर्स के नाल एयरपोर्ट पर उतरकर वायु सैनिकों के भी हौसला बढ़ाएंगे। साथ ही विकास की एक आधारशिला भी यहां पर रखेंगे और सियासी संदेश भी देकर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बीकानेर का क्यों महत्वपूर्ण है, इस नजरिए से देखें तो बीकानेर बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था और पहली बार राजस्थान की सीमा के उस पार भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर कोई बड़ा आतंकी अड्डे को नष्ट किया है या कहें कि पाकिस्तान के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को नष्ट किया है। और ठीक बहावलपुर के सामने अगर वो बीकानेर में आ रहे हैं और बॉर्डर पर इस तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं पाकिस्तान को कि भारत के हौसले कितने मजबूत हैं, इसके सैनिकों के हौसले कितने मजबूत हैं और हमारा जो रफ्तार है विकास का वो रुका नहीं है। 26,000 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास की आधारशिला भी यहीं पर बीकानेर में वो रखेंगे। सबसे पहले वो सुबह आएंगे और नाल एयरफोर्स, वही नाल एयरफोर्स हवाई अड्डा जिसे निशाना बना रहा था पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के भारी सफलता के बाद, मुंह की खाने के बाद जो बार बार असफल तरीके से मिसाइलें दागकर, ड्रोन दागकर वो नाल एयरफोर्स के हवाई अड्डे को निशाना बना रहा था, उसी नाल एयरफोर्स के हवाई अड्डे पर वो उतरेंगे और वहां से सीधे देशनोक जाएंगे। देशनोक जहां पर करणी माता का मंदिर है, विजय की माता, सैनिकों के वैभव की माता और जन कल्याण की माता, शौर्य गाथा की माता, चमत्कार की माता, ब्रह्मचारिणी, इस शक्ति स्थल पर जाकर वो करीब 15 मिनट तक पूजा आराधना करेंगे और फिर वहां से देशनोक जाएंगे जिसे रेलवे स्टेशन, अमृत रेलवे स्टेशन के जो कार्यक्रम है उसके तहत बनाया गया है। ये भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि देशनोक जैसे छोटे स्थान पर भी करणी माता के तीर्थ स्थल पर इतना भव्य रेलवे स्टेशन बनाया गया है और वहां से वो बीकानेर मुंबई के लिए एक ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे और देशनोक जैसे बहुत सारे जो अमृत रेलवे स्टेशन हैं उसके भी उद्घाटन करेंगे और वहां से ये यहाँ पर आएंगे बीकानेर से करीब 20 किलोमीटर दूर पालना में, जहां पर वो कहा जा रहा है कि 1 लाख लोगों की सभा को संबोधित करेंगे और यहां से बॉर्डर पर संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भारत अपने विकास के कार्यक्रम में लगा हुआ है, तुम्हारे घर में घुसकर जिन हमारे सैनिकों ने मारा था उनके हौसले कितने बुलंद हैं और शक्ति पूजा भारत की जारी है।
और आइए अब चलते हैं चारधाम यात्रा पर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का उत्साह जबरदस्त तरीके से 21 मई को सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में पहुंचे। अब तक 11.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। अच्छी बात देखिए इसमें यह है कि यात्रा मार्ग में प्रशासन मेडिकल फैसिलिटीज लगातार बढ़ा रहा है। केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतार। गंगोत्री धाम में मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। यमुनोत्री धाम में लगा आस्था का मेला। दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं से इन दिनों गुलजार है उत्तराखंड के चारों धाम। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह और उमंग देखते ही बनता है। चारों धामों का रास्ता भले ही बेहद कठिन हो, लेकिन श्रद्धालुओं के चेहरे पर शिकन तक नहीं। जब तक धाम नहीं पहुंच जाते और दर्शन नहीं कर लेते, तब तक न रुकते हैं और न ही थकते हैं। मौसम का रुख चाहे जैसा भी रहे, श्रद्धालुओं के मन में चारों धाम यात्रा के लिए उत्साह में कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई यात्रा में 21 मई तक 11,55,838 तीर्थयात्री हिस्सा लेकर दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। बुधवार 21 मई को यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए 10,320 श्रद्धालु पहुंचे। गंगोत्री धाम में 9,812 श्रद्धालुओं ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। केदारनाथ धाम में 23,456 भक्तों ने दर्शन किए। वहीं बद्री विशाल धाम में 20,302 भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर धन्य हुए। चारधाम की यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सुविधाओं के साथ साथ चिकित्सा केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सहायता बढ़ा दी है। एक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 6 बड़े बेड हैं, उसे बढ़ाकर 17 बेड करने की योजना है। स्वास्थ्य विभाग ने सोनप्रयाग और हेलीपैड जैसे चेक पोस्ट पर 11 स्क्रीनिंग टीमें तैनात की है और ट्रैकिंग रूट पर 10 मेडिकल रिलीफ पॉइंट बनाए हैं। ये MRP तत्काल चिकित्सा देखभाल के साथ BP, शुगर और ऑक्सीजन की जांच करते हैं। कुल मिलाकर जिला अस्पतालों और केदारनाथ के बीच करीब 100 डॉक्टर और 250 पैरामेडिक्स तैनात हैं। उत्तराखंड सरकार ने विशेष रूप से बुजुर्गों और बीमारी का इलाज करा रहे लोगों को यात्रा शुरू करने से पहले स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए कहा है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो केदारनाथ धाम की यहाँ चर्चा हो रही है और अकेले केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन पूजन को उमड़ रहे हैं। हर रोज तीर्थयात्रियों की संख्या का नया रिकॉर्ड बन रहा है। महज 20 दिनों में 4.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम की यात्रा कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड की धरती इन दिनों बाबा केदार के भक्तों से गुलजार है। मौसम की विषम परिस्थितियां भी शिव भक्तों के हौसले को डिगा नहीं सकी हैं। आंधी हो या बारिश, भक्तों की आस्था कम नहीं हो रही है। गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर तक भक्तों की भारी मौजूदगी है। रोजाना 24,000 के करीब तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के दर्शन पूजन को पहुंच रहे हैं। कोई पैदल यात्रा कर बाबा केदार के दर पर शीश झुका रहा है, तो कोई घोड़े खच्चर पालकी पर सवार होकर। कई भक्त हेलीकॉप्टर के जरिए बाबा के धाम पहुंच रहे हैं। शक्ति और सामर्थ्य भक्तों की अलग अलग है, लेकिन तमन्ना हर किसी की बस एक ही है, बाबा केदार का दर्शन पूजन कर उनसे अपनी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद लेना। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुले थे। तब से ही केदार धाम में रिकॉर्ड संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बाबा केदार के दर्शन का आलम यह है कि महज 20 दिनों में ही भक्तों का आंकड़ा 4.5 लाख के पार पहुँच गया है। और अगर रफ्तार ऐसी ही जारी रही तो इसमें कोई शक नहीं कि इस साल केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में भक्त केदार धाम पहुंच रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह बाबा केदार में उनकी आस्था है। तो दूसरी वजह यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक मुहैया कराई गई सुविधाएं भी है। धाम पहुंच रहे भक्त जिला प्रशासन की ओर से दी जा रही सुविधाओं से खुश हैं। हम पूना से आए हैं केदारनाथ और हमने पैदल यात्रा की है केदारनाथ की, और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिवाइन एनर्जी है
और प्रशासन भी मतलब अच्छा काम कर रहा है। हम केदारनाथ आज पहली बार आए थे, पहली बार में हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाकी प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, रहने की, खाने की, और सब कुछ बहुत बढ़िया है। हर हर महादेव। यहाँ पे पहली बार आए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था किया है यहाँ पे, और हम बहुत बहुत आभारी हैं प्रशासन के। केदारनाथ दर्शन भी अच्छा हुआ, अभिषेक भी करे और गर्म पानी भी मिले, अच्छा सुविधा हुआ। जिला प्रशासन की ओर से भक्तों के लिए सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। स्वास्थ्य, पेयजल, चिकित्सा से लेकर दूसरी सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग से लेकर धाम और यात्रा पड़ावों पर दी जा रही है। भक्तों की सुविधा के लिए इस बार जिला प्रशासन ने टोकन सिस्टम जारी किया है। टोकन के जरिए भक्तों को दर्शन हो रहे हैं। टोकन में दर्शन करने के लिए जो समय दिया गया है, उसी समय भक्त मंदिर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। भक्तों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि भीड़ ज्यादा होने के बावजूद उन्हें गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन हो रहे हैं। रात में जब तक यात्रियों की लाइन खत्म नहीं हो जाती, तब तक दर्शन जारी रहता है। प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी भक्त बिना दर्शन के ना लौटे। आस्था और आध्यात्म की इस यात्रा में तीर्थ यात्रियों की सेहत का भी भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। फिट इंडिया मुहिम के तहत यात्रा मार्ग पर मौजूद ढाबों और रेस्टोरेंट में स्वाद और सेहत से भरपूर खाने का इंतजाम किया गया है। सरकार और प्रशासन की इस पूरी पहल का मकसद साफ है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु सेहतमंद रहे, उनका स्वास्थ्य दुरुस्त रहे, ताकि चार धाम की उनकी यात्रा यादगार हो और सुगमता के साथ संपन्न हो। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रेक के बाद शुभ समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, बात करेंगे बदलते मौसम के मिजाज की। आजकल मौसम की मनमर्जियां देखने को मिल रही हैं। दिन में भीषण गर्मी और शाम होते होते बारिश, आंधी तूफान ने मौसम बदल दिया है। दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में बीती शाम आई आंधी तूफान के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो तापमान में काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली है। तापमान 44 डिग्री था, अब 38 डिग्री तक पहुंच गया है। तस्वीरें देखिए, तमाम अलग अलग इलाकों की आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग मिजाज की दिखा रहे हैं। गर्मी भी प्रचंड देखने को मिलती है दिन में जहाँ, और शाम होते होते न सिर्फ बारिश आती है बल्कि आंधी तूफान भी देखने को मिलता है। कई इलाकों में पेड़ भी गिर रहे हैं, आवाजाही में भी बाधा देखने को मिल रही है और दिन की तस्वीरें बिल्कुल जुदा, बिल्कुल उलट देखने को मिल रही हैं तमाम इलाकों में। तो बीती शाम दिल्ली में मौसम अचानक ऐसा बदला कि सब हैरान हो गए। तेज आंधी और बारिश ने मौसम का पूरा रुख ही बदल दिया। मई के महीने में सिर्फ बारिश नहीं हुई बल्कि ओले भी गिरे। दिल्ली एनसीआर में कल करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। रात को बदले मौसम का असर आज सुबह भी दिखा और आज की सुबह कूल रही। बिल्कुल, तूफान के बाद देखिए करीब 12 से 14 डिग्री तक का तापमान में गिरावट देखने को मिली। आंधी और बारिश का असर ऐसा रहा कि आज सुबह का तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया, जो कल तक 48 डिग्री के करीब था। तो खबर यह भी है कि इस साल मानसून वक्त से पहले आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो 24 मई को मानसून केरल पहुंच सकता है। इससे पहले देखिए 27 मई को मानसून पहुंचने का अनुमान था। तो देखिए, बीती शाम आई आंधी और तूफान काफी तेज था और अगर देखा जाए तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आंधी तूफान आए तो खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आंधी तूफान के बीच आप घर पर हैं तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। आंधी तूफान में हवा तेज चलती है, ऐसे में घर की छत पर बिल्कुल ना जाएं। और कोशिश करें कि किसी पुराने और जर्जर मकान या पेड़ के पास ना खड़े हों और अगर आप घर के बाहर हैं तो किसी सुरक्षित स्थान में जाएं। अगर आंधी के बीच गाड़ी चलाना आपकी मजबूरी हो जाती है तो पेड़, बिजली की लाइन से बिल्कुल दूर रहें। मतलब खुले रास्तों का इस्तेमाल आपको करना होगा और संभव हो सके तो आंधी तूफान के बीच बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल से भी आपको बचना होगा। देखिए, जब बारिश आती है उसके साथ साथ आंधी और तूफान आता है तो आपको सुरक्षित रहना होगा। और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की वजह से चिड़ियाघरों को बंद कर दिया गया है। साथ ही इटावा सफारी में भी पर्यटकों के पहुंचने पर रोक लगा दी गई है। इस बीच वहां बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, दूसरे जरूरी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं ताकि बर्ड फ्लू संक्रमण को किसी भी हाल में रोका जा सके।
तस्वीर इटावा के सफारी पार्क की है। वन्य जीवों के बाड़ों और तमाम जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सभी बाड़ों और हाउस में कीपर के साथ खाने वाले फीड की भी चेकिंग की जा रही है। वजह है बर्ड फ्लू संक्रमण, जिसे रोकने की कवायद युद्ध स्तर पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चिड़ियाघर में H5 एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण की पुष्टि के बाद से इटावा का सफारी पार्क भी अलर्ट मोड पर है। संक्रमण की आशंका के चलते सफारी पार्क को 20 मई तक बंद किया गया था, लेकिन अब इसे 27 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान सभी बाड़ों को पूरी तरह सैनिटाइज कर लिया जाएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई थी, उसके बाद से निर्णय लिया गया था उच्च स्तर से कि इसको जू को 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाए और उसके साथ ही निर्देश थे कि सभी को विशेष करके पूरे क्षेत्र में कोई भी पक्षी या कोई कैजुअलिटी होती है तो उसका पता लगाते रहें और ससमय उसको रिपोर्ट करें। दूसरा था कि सैनिटाइजेशन पे अपना विशेष ध्यान दें। वन विभाग की टीम सैनिटाइजेशन के साथ साथ पूरे वन्य क्षेत्र में भी गश्त लगा रही है। अच्छी बात यह है कि सफारी में कहीं पर भी किसी भी पक्षी या बेजुबान की मृत्यु की खबर नहीं है, न ही किसी पशु पक्षी में संक्रमण के लक्षण दिखे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने तमाम जरूरी उपाय के निर्देश दिए हैं। सभी प्राणी उद्यानों और पक्षी विहारों को नियमित रूप से सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है। पशु पक्षियों की जांच भी नियमित रूप से करने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्हें दिए जा रहे भोजन पानी की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। रिस्क हम नहीं लेना चाहते इन्फेक्शन फैलने का। जू के अंदर बच्चे खास तौर से जाते हैं, बच्चों में किसी तरह का इसका असर न नजर आए, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ता और बंद करने का सभी जू को निर्देश दिया है। इस बीच में कुछ जानवरों के जो सैंपल्स गए हुए हैं भोपाल और IVRI बरेली, वहाँ से रिपोर्ट भी आएगी और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से करेंगे। बर्ड फ्लू से संक्रमण का खतरा जानवरों की देखभाल में लगे कर्मचारियों को भी है, लिहाजा कर्मचारियों को मास्क लगाकर, PPE किट और दस्ताने पहनकर पशु पक्षियों को देखभाल करने को कहा गया है, ताकि बेजुबानों के साथ साथ उनकी देखभाल कर रहे कर्मचारी भी पूरी तरह सुरक्षित रहें। इटावा से अमित कुमार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम सभी जब उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट या राजस्थान के रणथंबोर घूमने जाते हैं तो हाथियों की सवारी जरूर करते हैं। उन हाथियों की देखभाल करते हैं महावत। वो महावत ही होते हैं जो हाथियों को ट्रेन करते हैं, तभी तो पर्यटक आसानी से हाथी की सवारी कर पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में महावतों का एक बेहद फेमस गांव भी है। इस महावत विलेज में तमाम आधुनिक सुविधाएं तो चलिए आ ही रही हैं, लेकिन इस महावत विलेज की सैर पर आज हम आपको लिए चलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच बने ये सुंदर से कॉटेजेस छुट्टियां बिताने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हैं। ऊपर बादलों से घिरा आसमान और सामने है खुला मैदान। कॉटेज का दरवाजा खोलते ही नजर आता है सुंदर सा बगीचा। यहाँ इस तरह के छोटे छोटे कई कॉटेजेस हैं जहाँ तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ना तो ये कोई रिजॉर्ट है और ना ही सैलानियों के लिए बनाए गए कॉटेज, बल्कि ये हाथियों की देखभाल करने वाले महावतों के मकान हैं, जिसे आज दुनिया महावत विलेज के नाम से जानती है। भारत में पहली दफा हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नाम से आवासीय परिसर बनाया गया है। ये महावत विलेज तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में बनाया गया है। इसमें 44 नए मकान बनाए गए हैं, जहां पीने के पानी की सुविधा, शौचालय और बच्चों के लिए खेल का मैदान शामिल है। This is the first time in India that a township is created exclusively for the occupation of our Maoist. महावतों के आधुनिक मकानों के अलावा यहाँ हाथियों के लिए भी कई विशेष इंतजाम हैं। जैसे यहाँ कई बड़े बड़े तालाब हैं जहाँ जाकर हाथी अपनी प्यास बुझाते हैं। साथ ही महावत उनको नहलाते भी हैं। नहाने के बाद ये हाथी जंगल की सैर पर निकल जाते हैं।
This township has all facilities including an eco-friendly house, road, drainage, sewage system, a children's play area. The entire area is completely protected by a solar hanging fence. हाथियों के दीदार और उनके रहन सहन को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक पहुंचते हैं। महावत पर्यटकों के सामने ही हाथियों को खाना खिलाते हैं, जिसे देख सैलानी बेहद खुश होते हैं। ये पहल न केवल हाथियों की देखभाल को बढ़ावा देती है, बल्कि पीढ़ियों से हाथियों की सेवा करते आ रहे महावत समुदाय के जीवन को मजबूती और सम्मान भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लिए चलते हैं सीधे जापान, जहां अब तक के अपने सबसे बड़े हथियार शो का उद्घाटन जापान ने किया है। टोक्यो के पास लगी इस DSEI जापान प्रदर्शनी में जापानी मिसाइल्स, युद्धपोतों और लेजर तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन पर रिसर्च का प्रदर्शन किया गया। आयोजक क्लेरियन डिफेंस एंड सिक्योरिटी के माने तो ये शो 2023 के शो से दुगना बड़ा था, जिसने 33 देशों की 471 फर्मों को आकर्षित किया, जिनमें जापान की ही 169 कंपनी शामिल हैं। देश के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी ने कहा है कि ये आम शो शांतिवादी राष्ट्र का विदेशी रक्षा सहयोग और हथियार निर्यात के लिए बढ़ते प्रयासों का प्रतीक है। कोपेनहेगन पुलिस शहर के नेशनल एक्वेरियम में अपने डॉगीज को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके जरिए पुलिस अपने डॉगीज को अलग अलग वातावरण के लिए विशेष गंध और ध्वनि के लिए अभ्यास करवाते हैं और 8 से 9 हफ्ते की उम्र के डॉगीज को ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो धीरे धीरे विभिन्न वातावरण के लिए तैयार हो जाएं। शहरी वातावरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले डॉगीज़ को ऐसी सराउंडिंग्स के लिए तैयार किया जा रहा है कि जो उनके टास्क को बिना किसी बाधा के पूरा करने में उनकी मदद कर सके। पेट्रोल और जर्मन शेफर्ड जैसे डॉगीज़ को एक्वेरियम में ट्रेंड किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए।